हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास 10 के बिहार बोर्ड का जो मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो ये क्लास 1 है, धीरे धीरे मैं और भी क्लासेस अपलोड करती रहूँगी। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे मैथ का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 64 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है, तो उसमें 2 का घातांक क्या होगा। 2 का घातांक होगा 6। 2 का घातांक घातांक का मतलब आपको समझ में आता है ना, जो ऊपर में रहता है। ठीक है, तो 2 का घातांक 6, इसका मतलब क्या, 2 को अगर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो फिर 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64। तो बोल रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का घातांक कितनी बार होगा कि 64 आ जाएगा, तो 6 बार। ठीक है, तो 6 आंसर होगा। ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब घातांक की बात होती है तो ऊपर वाले को बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि महत्तम समपरावर्तक P डॉट क्यू इंटू लघुत्तम समपरावर्तक पी क्यू बराबर है, किसके बराबर है, P इंटू क्यू के बराबर है। ठीक है, P इंटू क्यू के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बहुपद की घात होती है, कितनी होती है, किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a इक्वल टू नॉट 0 का आलेख होता है, क्या होता है, परवलय होता है, परवलय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी, अनगिनत होगी, अनगिनत होगी। ठीक है, अनगिनत होगी। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, देखिए 2 और 6 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 और 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे बीच में तो कितना होगा, 8 होगा। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि हम बीच में ही देखेंगे। इसके बीच में 12x है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बीच में भी 12x है, ये भी नहीं होगा। इसके बीच में 4x है, ये भी नहीं होगा। इसके बीच में 8x है, तो 6 और 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 8x होगा। और एक बात कि 4 भी हो सकता है, 4 के भी होने के चांसेस है, कब, जब 6 माइनस 2 करेंगे। लेकिन क्या हम 6 माइनस 2 करें तो इतना आ रहा है हमारा द्विघात समीकरण, नहीं आ रहा है। तो हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा, x, क्योंकि लास्ट वाला नंबर भी मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी सेम सेम आना चाहिए, जो बीच में आता है वो भी सेम सेम आना चाहिए। तो इसी द्विघात बहुपद में वो आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है, क्या है शून्यक, तो दोनों ऋणात्मक है। शून्यक जो है वो दोनों ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे कि बोल रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। k का मान क्या होगा, देखते हैं। तो यदि इसका जो होगा बहुपद अगर इतना होगा 2x² प्लस 5x माइनस k, तो इसका k का मान हो जाएगा -2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि यदि px इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 12 है तो p1 का मान क्या होगा। सिंपल इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। बोल रहा है कि यदि px, ठीक है, p स्क्रीन पे ही मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, x² प्लस 5x माइनस 12 है। ठीक है, -12 है, तो बोल रहा है P1 का मान क्या होगा। तो सीधा x की जगह पे 1 रख लेंगे। जब x की जगह पे 1 रखेंगे तो x का सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में बदल जाएगा। 5 इंटू 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 5 इंटू 1 5 होता है, -12, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6। तो आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर में -6 दिया है। तो इस पूछ रहा है -6 इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे -6 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल है। तो इसका क्या हल होगा, इसका एक हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, मानक विचलन। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रेक्षण 14 15 13 16 15 15 17 13 15 का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब यही होता है बच्चों कि जो बार बार रिपीट हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम 14 को देखेंगे। 14 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 14 देखिए 1, ठीक है, 2 बारी रिपीट हुआ है। 14 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 2 बार। उसके बाद 15 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 1 2 3, 15 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 16 13 देखेंगे। ठीक है, 13 1 2 13 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 2 बारी। ठीक है, अब देखेंगे 16 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 1 बारी। 14 कितनी बारी रिपीट हुआ है, 14 भी 1 बार ही, 14 2 बार रिपीट हुआ है, 14 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो
सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार 15 रिपीट हुआ है, तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा 3। ठीक है, 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, मतलब n+2 डिवाइडेड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना माध्य निकालने का फॉर्मूला है। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, प्रथम 5 संख्या बोला तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 2 दिया, कितना हो जाएगा, 6। तो इसलिए माध्य क्या हो जाएगा उसका, 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होगा? तो माध्य पूछ रहा है बच्चों, तो माध्य क्या होता है, माध्यक हम लोग माध्यक इसका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, यहाँ है 3 गुना, देख लीजिए, और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। बहुलक बराबर माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना। ठीक है, मतलब 3 माध्यक प्लस 2 माध्य, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला, याद रखिएगा। 3 माध्य प्लस 2 माध्य बहुलक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16 नंबर। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 का a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ग्रेटर देन वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, उसका विकर्ण क्या होगा बच्चों? उसका विकर्ण हो जाएगा आपका √3a इकाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 πr² h घन इकाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोलो ना क्या हुआ। यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात सिंपल है 4, जो नंबर 2 बार में डिवाइड हो, 2 बार में। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 25, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:2:5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर होगा, इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? इसका सार्वंतर हो जाएगा -2। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? तो बोला 22वां पद 0 है। ठीक है, n निकालना है इसमें, 22वां पद 0 है। ठीक है, अब देखेंगे 22वां पद कैसे निकालते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर है तो साइन C बराबर होगा, साइन C किसके बराबर होगा? 12/13 के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि cos थीटा इक्वल टू P है, tan थीटा का मान क्या होगा? cos थीटा इक्वल टू P है तो tan थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 1/p²। इसका आंसर हो जाएगा a डिवाइडेड बाई p। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 1/sin थीटा इक्वल टू कितना होता है? तो 1/sin थीटा इक्वल टू सबको पता है cos थीटा होता है। वन बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosic थीटा होता है। ठीक है, अब 26 देखेंगे। sec b इंटू cos b। ठीक है, नंबर 26 में हम देखेंगे sec b इंटू cos b कितना होता है? sec b इंटू cos b इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि जब हम लोग प्रूफ दैट करते हैं तो ये ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, sec b इंटू cos b इक्वल टू 1 होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा? sec थीटा का मान आपको पता है क्या होगा? 27। क्वेश्चन नंबर 27 की पूछा है cot थीटा इक्वल टू 1/√3 तो sec थीटा का मान क्या होगा? तो sec थीटा का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि a इक्वल टू 45 डिग्री है तो sin a प्लस cos a इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो sin a प्लस cos a कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा √2। sin a प्लस cos a इक्वल टू √2। यदि 2 sin a इक्वल टू 2 है तो अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा है, ये a अल्फा है, ये अल्फा का साइन है। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू 2 है तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। tan 21 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 69 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? तो इसका हो जाएगा
इसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे कि यदि त्रिभुज ए बी सी समानांतर त्रिभुज क्यू पी आर है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाई क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू 9/4 है, ए बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तब बी सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो पी आर इक्वल टू कितना होगा? पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, वेट 31 त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो कोण क्यू इक्वल टू कितना होगा? तो कोण क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, आंसर इसका डी हो जाएगा। 33 का देखते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी समानांतर एस टी लंब एस टी ये समानांतर है, एस टी समानांतर क्यू आर यदि पी एस इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, एस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर, पी टी इक्वल टू एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर है, तो टी आर इक्वल टू एक्स माइनस 1 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो इसका एक्स का मान हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 34 देखेंगे। 34 में बोला कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि डी लंबवत बी सी है, तो यदि ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इक्वल टू 4/5 है, ए सी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर है, तो ए ई कितना होगा? तो ए ई कितना होगा? ए ई हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, ए ई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पर खींची गई तो इसके बीच की दूरी होती है 12 सेंटीमीटर होती है, 2 गुना हो जाती है। इसके बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी बाह्य त्रिभुज से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है, तो कितनी? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दी गई आकृति में कोण ए ओ बी इक्वल टू 130 डिग्री और कोण ए पी बी का मान है, तो कोण ए पी बी का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए ओ बी बोल रहा है, ए ओ बी इसका है 130 डिग्री। अगर ये है आपका 130 डिग्री, ठीक है, तो बोल रहा है ए पी बी का मान कितना होगा? ए पी बी का मान इसका, तो इसका हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे। दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं जीरो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, कोण ओ पी क्यू का मान कितना होगा? बोल रहा है कि पी टी क्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे पी टी क्यू कितना है? 50 डिग्री है। पी टी क्यू 50 डिग्री है। बोला ओ पी क्यू का मान, ओ पी क्यू का मान इसका मान पूछ रहा है कितना होगा? ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, जब आप कंपास से इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और भी अच्छे से मापने में आसानी होगी आपको। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है 3 है। ठीक है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी 40 डिग्री है। ओ क्या है? ओ है वृत्त का केंद्र, ए ओ बी कितना है? 40 डिग्री। तो कौन? ओ ए बी का मान, ओ ए बी कौन यहाँ बन रहा है? इसका मान पूछा है, ओ ए बी इसका मान पूछा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, देखिए डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 41 में क्या है? वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, कितना होता है? 0 होता है। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है? 0 होता है। अब 42 क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वअंतर कितना होगा? सार्वअंतर निकालना आपको पता है, सार्वअंतर निकालना आपको पता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ A1 कितना है? 0 है। A2 कितना है? 1/8। जब हम सार्वअंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं? सार्वअंतर डी से निकालते हैं तो A2 माइनस A1 हो जाता है। A2 माइनस A1 कितना? 1/8 माइनस 0। तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाएगा? आंसर दिखाती हूँ आपको। अब हम 0 से 1/8 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43 में देखेंगे, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका प्रथम पद क्या होगा? -2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, बिंदु A 0 -8 और B -12 और 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक है -6 और -4 है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 45, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का जो निर्देशांक है वो A x1 y1 B x2 y2 और C x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, इसके केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि बिंदुएं P23 Q4K और R6 - 3 संरेखी है तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? संरेखी मतलब एक ही रेखा पे है, संरेखी मतलब एक ही रेखा पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 0, संरेखी है तो, ठीक है। यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 0 0 3 0 तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप हो जाएगा आपका, इसका परिमाप हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 इकाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि बिंदु ए P30 Q70 और R84 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 24 वर्ग इकाई होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल सिंपल है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देती हूँ पढ़ के आपको। त्रिभुज PQR में PQ = PR तथा कोण Q = 40 डिग्री है। QP = 1 मिनट, PQR में PQ = PR, PQ = PR, कोण Q = 40 डिग्री, कोण P तो कोण P = पूछ रहा कितना होगा? कोण P = हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।